था मोशन इन वर्टिकल सर्किल। उसी में आज कुछ बहुत प्रीमियम सवालों का कंसेप्ट है। किताब हमको दे दें तो अब सवाल आपको हम 17 और 21 अभी यहाँ हो गए। आज हम आपको स्पेशली 22, स्पेशली 23, स्पेशली 22 और स्पेशली 23 और 22, 23, 24, 21 हो गया अभी। बाकी अभी मैं 22 और 23 और 24 बताता हूँ। विवेक के पेट में दर्द हो रहा है बड़ी तेज़ से, कह रहा है कि जो कटवाए थे उसका क्या होगा। देख बेटा क्यों कटवाया था। बोला एक वस्तु जो पिंड है वो 0.5 किलोग्राम का है। हाँ, हमारी किताब में 23 है, आपकी किताब में 22 हो सकता है। मैं वर्डिंग्स पढ़ता हूँ। 0.5 किलोग्राम का एक पिंड 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बंधा है। सबसे निम्नतम बिंदु पर लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी दी गई है इसको 8 मीटर पर सेकंड पढ़ो। 0.5 किलोग्राम का गोला 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में, यदि वृत्त के निम्नतम बिंदु पर गोले की चाल 8 मीटर पर सेकंड हो तो क्या ये गोला पूरा चक्कर कर सकेगा? यदि हाँ तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल क्या होगी? उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पे तनाव क्या होगा? तो अब तक हम आपको पढ़ाया करते थे कि अगर मोशन वर्टिकल सर्कल का कोई केस हो तो सबसे टॉप पॉइंट पर, अगर आपने अपने डेरिवेशन को देखा हो तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी √GL आ जाती थी। लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5GL हो जाती थी, है ना। लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन 6 mg हो जाता था और टॉप का टेंशन 0 हो जाता था। टॉप का टेंशन, ये बात आपको डेरिवेशन में समझाई सिखाई, और जो फार्मूला आपको दिया गया वेलोसिटी और टेंशन का, उसमें अगर आप वो थीटा की जगह पर 180 और 360 रखते हैं तो यही रेट आपको मिल जाएंगे अपने आप। लेकिन मैंने कहा कि ये गलत है और ये सही भी है। सही केवल एक शर्त पर है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो तो आपने दी है वो किसके बराबर है? एग्जैक्ट इसी के बराबर है तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी √GL आएगी, टॉप पॉइंट का टेंशन 0 आएगा, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन 6 mg आएगा। यानी पूरा सवाल समेत सारा कंसेप्ट आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर इस पिंड को दिया गया वेग इससे कम आ गया, इससे, तो आपका सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि कम आ गया तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, पीछे रास्ते से लौट आएगा। जब रास्ते से लौट आएगा तो यहाँ टेंशन वेलोसिटी का कोई काम ही नहीं है। रास्ते से लौट आया, इतना देंगे तो टॉप तक जाएगा एग्जैक्ट, कम दे देंगे तो रास्ते से लौट आएगा, तो सवाल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन प्रश्न एक आया है, अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा है ये वेलोसिटी तब क्या होगा? तब तुम्हारा डेरिवेशन धरा का धरा रह जाएगा, और इसीलिए मैंने डंके के चोट पर उसे काट दिया, क्योंकि पर्टिकुलर है वो। यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो डेरिवेशन बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। रखिए, खूब आएगा, हर सवाल आ जाता है। लेकिन ऐसे सवाल जब खड़े हो जाते हैं जहाँ पर दी गई वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, चेक कर लो ये कितना है। G को 10 रखने का, L की जगह 0.5 कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है ना, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया? आपने दिया कितना है? तो इससे ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। तो तुम्हारे सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे कि रह जाएंगे? सब फेल हो जाएंगे, सब के सब आंसर गलत आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो फिर आएंगे कैसे? तब फिर आएंगे कैसे? तो फिर उसके पीछे केवल एक सिद्धांत है जो लॉजिकल है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, इन कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न तो ऊर्जा संरक्षण का। चलिए, जब आप यहाँ से चढ़ाई चढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो इस जगह का नाम हम लोग A दे देते हैं, इस जगह का नाम B। तो यहाँ से यहाँ चढ़ने में इसकी वेलोसिटी परिवर्तित हो जाएगी, तो इस जगह की वेलोसिटी का नाम क्या दे दें?
तो विज्ञान कहती है स्थिति ऊर्जा में अगर वृद्धि होगी तो गति ऊर्जा में कमी आएगी। ऊपर चढ़ते चढ़ते लगातार इसका वेग घटेगा, तो इसका वेग हाफ mv², हाफ, वहाँ चढ़ते चढ़ते हाफ mvv² बचेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mgh, mg, हाँ यहाँ से यहाँ चढ़ गई तो 50 सेंटीमीटर ये, 50 सेंटीमीटर ये, कै मीटर, 100 सेंटीमीटर, अर्थात मुझे तो v चाहिए था, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए थी। कैलकुलेट करिए, ये 32 हो गया, ये इधर भगा देंगे तो 22 बचेगा, 2 गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा, यानी v/b हल करेंगे तो √44 आएगा। रूट आ गया क्या? लेकिन अगर कहीं आप इसको उस फार्मूले से लगा रहे तो आपके हिसाब से √GL होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। उस फार्मूले में बैठाते तो √GL होता कि नहीं होता, G को 10, L को 0.5 करते तो √5 आता ही। बोलो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है कितनी? आप समझ गए ना क्यों गलत है? अगर आप सूत्र में बैठा देते तो वर्टिकल सर्किल का कंसेप्ट होने के बावजूद ये सवाल क्यों गलत हो जाता? क्योंकि गिवन पॉइंट पर लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5GL से ज़्यादा है, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी भी √GL से ज़्यादा होनी, तो आपका फार्मूला वो फेल हो जाएगा ना। इसलिए फार्मूले को मैं काट दिया करता हूँ कि हर जगह कारगर नहीं है, वो सिर्फ पर्टिकुलर है तब तक कारगर है। यानी लोवेस्ट पॉइंट पर √5GL वेलोसिटी है तो सोचे बिना आप सारे आंसर लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसलिए वो सही है, इसलिए वो सही है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी उससे ज़्यादा है तो गलत है, कम है तो सवाल ही नहीं है, बातें खत्म। पहला पार्ट समझ आ गया? कह रहा इस जगह पर टेंशन बताओ, इस जगह पर, और तू आओ देखना चाहो कि तभी हम लिखे रहा 6 mg, क्या mg, तो m दिया था 0.5 किलो, g वाला था 10, 10 × 5 = 50 था, 30 न्यूटन लिख दिया और आंसर चेक करो गलत आ रहा है। आंसर चेक करो। तो साइंस अपना काम करती है, साइंस अपना खेल खेलती है। आपको एक ओरिजिनल कंसेप्ट पता है कि इसका वेट यहाँ पर किधर को लगेगा, डोरी में तनाव किधर को लगेगा, इस जगह पर तनाव किधर को होगा, वेट किधर को लगेगा। तुमको पता है T - mg बराबर mv²/r। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो ये बल हमेशा लगता है, तो मुझे T चाहिए। इस जगह का नाम A है तो TA चाहिए। इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है, तो m की वैल्यू है 0.5, v का स्क्वायर करेंगे 64, r बोले तो त्रिज्या 0.5 प्लस mg, प्लस mg को करते तो 10, ये कट जाता क्या, 64 × 5 = 69, 64 × 5, जबकि फार्मूले में रखते तो आता 30। सही आंसर कितना है, 69। अभी एक जगह बचा हुआ है, यहाँ का टेंशन चाहिए, यहाँ का टेंशन अगर तुम फार्मूले से करते तो कितना आ जाता, लेकिन गलत आंसर है वो। यहाँ का टेंशन चेक करेंगे। सुनो, जब तुम्हारी रस्सी झूला झूलते ऊपर को पहुँच गई है तो भैया टेंशन वहाँ किधर को लगेगा, और इसका बाहर किधर को लगेगा, वेट किधर को लगेगा, टेंशन भी किधर को लगेगा, और दोनों को काउंटर कौन करेगा, सेंट्रीपेटल के बराबर सेंट्रीफ्यूगल। हो गया कि नहीं? इस जगह का नाम TB हो गया, इस जगह का नाम TA दिया था ना, तो उसका नाम क्या हो गया, तो TB किधर को है, mg किधर को है, इन दोनों को काउंटर करने कौन आएगा। अब v यहाँ की वेलोसिटी होगी ना, और यहाँ की वेलोसिटी हमने कहीं निकाली थी, आपने कहाँ निकाली थी, ये ना BB थी, ये BB थी, हाँ तो BB लिखो ना। तुमको TB चाहिए, BB लाओ तो TB मिलेगी, BB लाओ TB मिलेगी। देख इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। m का मान 0.5 है, VB √44 था तो √44 का स्क्वायर 44, ये r जो है वो 0.5, r जो है वो -mg, g का मान 10, इसको इससे उड़ा दें, 44 में 5 घटा दें 39 न्यूटन। हिसाब से तो 0 होना चाहिए, हाँ कितना रहा है, हिसाब से 30 होना चाहिए, आ कितना रहा है, हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी √GL होनी चाहिए थी, यानी 5, आ कितना रहा है 44। हो गई ना सारी कहानी। विवेक, अब बात समझ में आ गई कि फार्मूला क्यों काटा। अगर सर जी उन मतलब दूसरे सवालों के लिए जिसमें ये रूल फॉलो होता है, उनमें सब रख लीजिए वही सब, और ये रख लीजिए तभी आ जाएगा, ये वाला हाँ। जिनमें फॉलो होता हो उनमें भी इसको रखिए तो ये सर्वांतर है।
ये ऐसा है जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। डायरेक्ट यही कंसेप्ट होनी ही चाहिए, डेरिवेशन है ना, ओरिजिनल कंसेप्ट है। तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले लगा रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 17 लगाए थे ना, अभी 17 नंबर देख रहे थे ना, वो डायरेक्ट आ गया था 5GR 2GR 2GL नहीं आया था। तो उन सवालों को भी हम इससे लगाएंगे तो ये सर्वसत्य है, ये मतलब हर जगह लगेगा, लेकिन वो फार्मूला केवल पर्टिकुलर जगह लगेगा। समझ गए कि नहीं? अगर तुम देखो उस फार्मूले के डेरिवेशन के पीछे तो यही एनर्जी तो लगाई है हमने। अगर उस फार्मूले का डेरिवेशन देखा होगा तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया था हमने। तो ये सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल इसी के जस्ट आगे वाला एक एग्जाम्पल है, इसी के जस्ट आगे का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आकाश में उड़ता एक वायुयान 200 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में। आकाश में उड़ता एक वायुयान 200 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में। वो एकदम प्रीमियम सवालों का रेंज है, जो कंसेप्ट में है, एकदम व्यू में है। इसको आगे बढ़े। आकाश में उड़ता एक वायुयान कितनी रफ्तार से उड़ रहा है भैया? 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। आकाश में उड़ता एक वायुयान 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परिभ्रमण कर रहा है। ये रहा वायुयान, ये रही इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर पर सेकंड। इसमें एक 75 किलो का पायलट बैठा है। कितने किलो का? 75 किलो का पायलट बैठा है। है ना 75 किलो का। तो जब लोवेस्ट पॉइंट से पायलट गुजरता है, एरोप्लेन गुजरता है, तो पायलट इसकी सीट में बैठा है ऐसे। लेकिन यही एरोप्लेन चलते चलते जब यहाँ पहुँचेगा, चलते चलते, तो ये भाई साहब का मुड़वा नीचे हुई जाए मालिक। नहीं समझे? ऐसे समझो, ये एरोप्लेन है, रुक जा भाई, ये एरोप्लेन है, ये पायलट बैठा है, बैठा है ना, उड़ाई दे तो एक दिन क्या हो जाए? हाँ, सर नीचे पैर ऊपर, सर नीचे। जब यहाँ होगा तो ऐसे। यहाँ रफ्तार कितनी थी? वही 360 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक समान चाल से चलना है। हवाई जहाज कौन सा डोरी में बांध के उड़ाते हो तुम? फाइटर प्लेन को डोरी में बांध के उड़ाते हो क्या? अपने इंजन से चलता है। 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है और टर्निंग रेडियस इसकी कितनी है? 200 मीटर। बोला है 75 किलो का पायलट जब लोवेस्ट पॉइंट से गुजरता है तो सीट को कितने बल से दबाता है, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट से गुजरता है तो सीट को कितने बल से दबाता है? देखिए, प्रतिक्रिया बल। हाँ, सीट को दबाने का मतलब प्रतिक्रिया बल, पिछवाड़े पर लगने वाला रिएक्शन है ना, और वही प्रतिक्रिया बल है, यही है। तो सुनिए, जब आप लोवेस्ट पॉइंट से गुजर रहे हैं तो भाई साहब का वेट किधर को लग रहा है? हाँ, वो धरती माँ की तरफ निर्धारित है, लेकिन सीटिया पे ऐसे बैठे हैं, रिएक्शन ऊपर जाएगा। वेट किधर को लगेगा, लेकिन रिएक्शन किधर को लगेगा? नीचे को। रिएक्शन अप, क्योंकि इस कुर्सी में बैठे हैं तो वेट तो नीचे को लगता है, लेकिन वेट रिएक्शन को उसको काउंटर करता है। हमने बताया जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो इफेक्टिव फोर्स हमेशा mv²/r के, तो इसमें इफेक्टिव हमेशा सेंटर की तरफ होता है। r माइनस इज इक्वल टू mv²/, मुझे r चाहिए था। m कितने किलो का पायलट है, कितनी वेलोसिटी है, कितनी त्रिज्या है, प्लस mg, प्लस g कितना है? 10। ये कितना है? 10। उसने न्यूटन में आंसर पूछा है। न्यूटन में 75 इंटू 60, 75 इंटू, अरे 50 10 60, 3000। कितना? 3000 आएगा? नहीं, और ज़्यादा आएगा, 4500 आएगा। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45।
कितने न्यूटन के बल से दबाएगा। लेकिन मैं तुमको कुछ और बताना चाहता हूँ यहाँ। आंसर आपका मैच है, देखिए ये अपने वेट का 6 गुना वेट महसूस करेगा, अपने वेट का 6 गुना, यानी ये 6G फील करेगा। जहाँ आप बैठे यहाँ 1G है, जहाँ बैठे यहाँ क्या है 1G, 1 ग्रेविटी में है ना आप, mg आप फील कर रहे हैं ना। अभी जहाँ आप बैठे हैं तो यहाँ क्या फील कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ ज़रा देखिए 75 किलो का तो आदमी पायलट था ही, और 60 को लिखिए 6G, क्या लिखिए, यानी नॉर्मल ग्रेविटी की तुलना में, नॉर्मल वेट की तुलना में इसको अपना भार कितना महसूस हो रहा होगा जब नीचे पॉइंट से गुजर रहा होगा, 6 गुना। यानी अगर ये साहब ऐसे बैठे होंगे तो इसका चांस लगभग 100% है कि इनके ब्रेन का ब्लड इसके पैरों में चला है। ब्रेन का ब्लड 6 गुना ग्रेविटी फील कर रहे हैं तो इनके दिमाग का जो खून है वो कहाँ चला जाएगा, और इनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो रक्त है वो कहाँ ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा, तो इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, राइट। यानी अगर मैं आपसे कहता है कितनी ग्रेविटी फील करेंगे तो बोले 6 गुना ज़्यादा है, नॉर्मल ग्रेविटी की तुलना में कितनी गुनी, यानी इनको अपना भार 6 गुना ज़्यादा महसूस होगा। आप इमेजिन करिए कि अगर आपका भार 6 गुना हो जाए तो आप चल नहीं पाएंगे, हैं, आप चल नहीं पाएंगे। 450 किलो के हो गए आप, कितने किलो के हो गए, 450 किलो का आदमी चल सकता है, हाँ? इसको जी को 10 कर दे तो 450 किलो के हो गए आप, नहीं हो गए। नॉर्मली आप 75 किलो के थे, अब आप कितने किलो का अपना वेट महसूस कर रहे हैं, आप कदम नहीं हिला सकते हैं उतनी ग्रेविटी में, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन ज़रा देखिए ऊपर जाने पर क्या हुआ, भाई साहब का वेट किधर को लगेगा, हमेशा धरती माँ की तरफ। लेकिन मालिक ज़रा इधर देखिए, थोड़ा नज़र डालिए, ये एरोप्लेन की सीट को भाई साहब ऐसे दबाए पड़े होंगे खूब ताबड़तोड़। सीट में तो ऐसे दबाएंगे ना, वेट तो नीचे को लग रहा है, लेकिन सीट के ऊपर की तरफ दबाने से रिएक्शन किधर को आएगा, तो जब टॉप पॉइंट पर पहुंचेंगे तो mg और r दोनों नीचे की तरफ होंगे, और इन दोनों को काउंटर करने कौन खड़ा होगा, बेसिक साइंस है और कुछ नहीं है। r प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाई तो अब टॉप पॉइंट का r पता लगाना चाहता हूँ, 75 किलो के हैं भाई साहब, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, सेम वेलोसिटी से ट्रैवलिंग चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। त्रिज्या भाई अभी भी 200 है, अब की बार -mg, अब की बार इसका कैलकुलेशन फिर से पुनः संचारित किया जाए। 75 कामन है, 50 में 10 निकल जाएगा, 40 सही है। आंसर मैच कराएंगे तो 3000 न्यूटन। लेकिन मैं जी के हिसाब से चलूँ तो 4G फील करूँगा, कितना फील करूँगा, यानी नॉर्मल ग्रेविटी की तुलना में 4 गुना ज़्यादा ग्रेविटी टॉप पॉइंट से भी जाते समय गुजर जाएगी, और उस समय में उल्टा सिचुएशन हो जाएगी। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे को ही लगती है, नॉर्मल ग्रेविटी तो ठीक है, चाहे सिर के बल खड़े हो जाओ, चाहे इसे नॉर्मली तुम यहाँ सिर के बल खड़े हो जरा भी 10 मिनट खड़े हो जाना तो बताना, बाबा रामदेव को अलग बात है, तुम सिर के बल 10 मिनट खड़े हो जाना तो बताना कि भाई साहब जब यहाँ से गुजरेंगे तो सिर के बल हो जाएंगे, तो पैरों का जो ब्लड है वो सिर में आ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, नसें फट जाएंगी, नसों में खून ज़्यादा हो जाएगा तो नसें फट जाएंगी, ब्रेन की नस फट जाती है तो भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो लकवा मार जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो लकवा मार जाता है, और जब ज़्यादा खून आ जाता है तो नस फट जाती है, और फट जाती है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। यानी नीचे से लूप लेते समय भी इसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और टॉप पर से गुजरते समय भी इसको, मतलब टॉप गुजरते समय ब्रेन हेमरेज और नीचे से गुजरते समय लकवा मार सकता है। तो इसीलिए एयरफोर्स के पायलट को 15G तक, कितना, हाँ, धरती पर अगर सबसे कठिन ट्रेनिंग किसी की होती है तो एयरफोर्स के पायलट की होती है, उसे 15G तक झेलना सिखाया जाता है। तो उसकी ट्रेनिंग होती है तो एक ठो मशीनिया में डाल के घुमाते रहते हैं उसको। अभी तो सोचो 350 की स्पीड थी ये, और फाइटर प्लेन तो 2250 की स्पीड से भी चलता है। स्पीड कहीं ज़्यादा होती तो सोचो कई जी झेल जाया होता, समझे कि नहीं। तो ये साइंस में इसलिए तुमको पढ़ाया जाता है। अब बताओ, इसमें लगा तो मोशन वर्टिकल सर्किल ही है, कौन सा वजन फार्मूला डराइव किए थे, लगेगा क्या, यहाँ काम करेगा क्या, वो लोएस्ट पॉइंट पर 6 mg, टॉप पॉइंट पर 0, एक को नहीं छुएगा,
नहीं समझे, इसलिए मैंने उसको पढ़ा करके काट दिया था। अब कारण समझ में आया, यथार्थ कारण समझ में आया उसका डेरिवेशन को, कि डेरिवेशन को पढ़ा के मैंने क्यों काटा था। इसका कोई काम ही नहीं है, उसका बस पर्टिकुलर है कि भैया नीचे 5 GL दिए हो तो ठीक है लगा लो। वो तो कोई भी बच्चा लगा लेता है यार, तुम तो बड़े हो रहे हो, तुम इसको लगाओ। अब ये 11th में देखो ऐसी चीज़ है कि सबको पकड़ में नहीं आती, सबके वश में नहीं होती है। छोटा बांटा V बराबर R ओमेगा तो लग ही रहा होगा, लग ही गया होगा, कुछ ऐसा। T बराबर 2π/T, फर्जी सब। इन सवालों को लगाओगे तो थोड़ी बुद्धि आएगी। बुद्धि खुली कि नहीं खुली? यानी फाइटर प्लेन का जो पायलट होता है वो कोई नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीता है, उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं होती है। हाँ, यानी अगर कभी वो चलती चलती प्लेन से 1500-1800 की स्पीड में प्लेन है, अब तुमको पता है फाइटर बैटल में पहुंच गया है, मिसाइल छोड़ दी किसी ने, तो मिसाइल छोड़ के कैसे बच सकता है? चलते चलते सीधा मिसाइल चली यार, इसको पता चल गया मिसाइल मेरे पीछे लगी है, तो एकदम खटक से भाई मिसाइल आ गई। अब मिसाइल यहाँ तक पहुँचने वाली है जब तक, तो मिसाइल को तो नहीं पता है क्या करेगा, लेकिन पायलट तो वहाँ बैठा हुआ है ना, इमीडिएट लूप ले जाए, क्या कर जाए, तो मिसाइल फिर निकल जाएगी, मिसाइल फिर नीचे निकल जाएगी और वो लूप से बच जाएगा। तो यही तो जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होते हैं, मल्टी रोल फाइटर प्लेन होते हैं, उनमें यही तो होता है। चलते चलते अचानक, हाँ अचानक घूम जाएंगे, खट्टे से रूप ले लेंगे। तो बहुत ख़तरनाक भी होता है और टेंशन कारक भी होता है। तो आप समझिए साइंस को, यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं? बस ये बताना था हमें। और देखो क्या है, ये देखो 22 नंबर आपका हो गया, 5GR आ रहा है, नहीं हो गया? 21 नंबर हमारा पहले से ही हो गया, 5R/3 नहीं हो गया? 13 नंबर अभी इंतज़ार करिएगा कुछ दिन तक। लाभ अच्छा बता दें, छोड़ो हटाओ, बाकी सब कर लीजिए। अब उसमें कोई कॉन्सेप्ट और कोई कहानी बची नहीं है, समझ गए? कोई कंसेप्ट और कोई कहानी नहीं बची है, सब लग जाने का। 13 नंबर बता देता हूँ। 13 नंबर एक डेरिवेशन है, सवाल नहीं है। 13 नंबर एक डेरिवेशन है, नॉट ए क्वेश्चन। दो चीज़ों को एक साथ ले आया है। नॉर्मल कंडीशन है tan थीटा बराबर V²/RG नहीं है, वहाँ फ्रिक्शन का भी रूल है। जब तक पूरी साइंस को नहीं समझेंगे आपको एक को सवाल नहीं बनेगा। यहाँ से 10-12 नंबर तक लगाइए, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे सवाल आप बना नहीं सकते जब तक आपकी कंसेप्ट एकदम एक्यूरेट नहीं है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है 2000 किलोग्राम की एक कार एक ऐसे ढालू मोड़ से गुजरती है जिसकी त्रिज्या 750 मीटर है। इसकी त्रिज्या, ढाल का कोण 5 डिग्री है। भैया ढलान कितने डिग्री की है? 5 डिग्री। डायग्राम को बड़ा बनाने के लिए 5 डिग्री से बड़ी ढलान आपको दिख रही होगी। 5 डिग्री कुछ भी नहीं होती है, ये तो 30-40 डिग्री हो गई लगभग। फिलहाल अपने को डायग्राम पूरा करना है तो 5 डिग्री कह दिया इसको। 750 मीटर उसकी टर्निंग ट्रैक की रेडियस है। 2000 किलो की कार है, घर्षण गुणांक 0.5 है। घर्षण गुणांक कराए बिना फिसले कितनी अधिकतम चाल से इस मोड़ को पार कर लेगी? बिना फिसले कितनी अधिकतम चाल से इस मोड़ को, तो आप tan थीटा बराबर V²/RG लगाएंगे, फेल हो जाएंगे, लगेगा ही नहीं। सुनो, ये रही आपकी कार। कार का भार सदैव धरती माँ की तरफ, कोई रोक नहीं सकता इसे, यह असंभावी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसको नाम क्या दे रहे हैं हम? केवल mg में, हाँ, प्रतिक्रिया बल। इस जगह पर प्रतिक्रिया बल लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रतिक्रिया बल हमेशा पृष्ठ पर लंब होता है। प्रतिक्रिया बल हमेशा पृष्ठ पर लंब होता है। तो कुछ अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे टाइप के हों तो कृपया हमें बताएं कि अगर ये 5 डिग्री अर्थात थीटा है, ये कितना है, तो ये कोण कितना होना चाहिए? चलिए बताइए, अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। सोच के बताना, नहीं मुर्गा बना दे। ये कार चढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी तो यहाँ एक लग रहा होगा। चलिए मुझे ये कोण बता दीजिए, चाहे ये कोण बता दीजिए।
हाँ ये थीटा है तो ये तो थीटा होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं। और इस रेखा पर ये लंब है तो ये थीटा हो गया, तो फिर अगेन ये कितना हो जाएगा बताइएगा। अब ये आर है तो इसके साथ ये अब फिर ये फिर थीटा हो जाएगा, ये आपस में 90। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक घर्षण बल एफ के, एफ कार चल रही तो एफ के, रुकी होती तो एफ एस, रोल कर रही हो तो एफ आर, एफ हाँ रोलिंग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, इस एफ के भी घटक तोड़े जाएंगे भाई, ये आर हो गया, ये कैसे कैसे थीटा हुआ समझा कि नहीं। इस थीटा के कारण ये थीटा था, इस पर ये लंब था तो ये 90 माइनस थीटा, और इस पर ये लंब है तो फिर से ये थीटा। अब ये भी एक वेक्टर है कि नहीं, ये आपस में 90 डिग्री पर है, तो इस दिशा में एक घटक एफ का क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इस एफ का इस दिशा में एक घटक टूटने वाला है एफ साइन थीटा। कहानी समझ में आ गई है। सुनो, इसको काउंटर करने वाला कौन कौन, एफ यानी वो फ्रिक्शन फोर्स है, ध्यान रखिएगा, एफ के, एफ तो आर कास थीटा को काउंटर करने कौन कौन आ रहा है, बताइएगा। और इसको काउंटर करने बस अकेला वही हो सकता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई भाई, वरना इनको काउंटर करने कोई नहीं आएगा तो पलट जाएगी। तो इनको काउंटर करने यानी आर साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा इज इक्वल टू आर है त्रिज्या। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा समस्या नहीं होगा भैया। ये काउंटर करने दो लोग आए और इन दोनों को काउंटर करने अकेला एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। यहाँ तक बिल्कुल समस्या नहीं है, कंसेप्ट वाला कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक, सुनो, आर वालों की एक इक्वेशन क्रिएट करिए। यहाँ पर आर कास थीटा का इक्वेशन है हमारे पास, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्या है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो होता है, जो एफ कॉस थीटा है, इसको म्यू आर कास थीटा भी तो कहते हैं, म्यू आर कास थीटा। ये जब बराबर म्यू आर केवल कह दीजिए, जब बराबर, ये घर्षण बल है ना, घर्षण बल किसके बराबर होता है, यहाँ भी घर्षण बल है, किसके बराबर हो जाता है, इस आर वाले को इसकी तरफ खींच लाइए और आर को कॉमन कराइए। ध्यान रखिएगा सवाल ही नहीं है, एक डेरिवेशन है। इस आर वाले को पकड़ करके आर कॉमन करा लीजिए तो कास थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, क्या लिखेंगे, प्लस म्यू कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर अपान आर, यहाँ त्रिज्या है और यहाँ आर प्रतिक्रिया बल है। भाग देंगे तो ये खत्म, बोलो ना, भाग देने पर यह खत्म। इस सबको कास थीटा से भाग दिलवा दो, सबको कास थीटा से भाग दिलवा दो, तो 1 माइनस म्यू टैन थीटा, 1 माइनस टैन थीटा प्लस म्यू टैन थीटा इज इक्वल टू आर जी बाई वी स्क्वायर। मुझे तो वी चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, कितने वेग से कार गुजर जाएगी, कितने, मैं वी के चक्कर में आया हूँ, तो वी स्क्वायर बराबर, ये ऊपर पहुँचा दें, इनको ऊपर और इनको नीचे पहुँचा दें, वी स्क्वायर बराबर आर जी का साथ देने कौन आ रहा है, म्यू प्लस टैन थीटा, म्यू प्लस आर के साथ आर कैंसिल हो गया, यम कट गया है, आर जी ऊपर वी स्क्वायर नीचे, मुझे वी चाहिए तो इसको ऊपर उठा ले गया, इसको नीचे और इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो आर जी के साथ म्यू प्लस टैन थीटा जाने वाला है और ये नीचे अकेले आने वाला है 1 माइनस म्यू, मुझे तो वी चाहिए था ना। ध्यान रखिए ये सिर्फ जेई एडवांस के स्टैंडर्ड पर है, आपके बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट यही फार्मूला जेई मेंस और एडवांस ने मिलकर कम से कम 10 बार पूछ दिया है। ये फार्मूला जो डराइव हो गया है ना, इसी के ऊपर डेटा बैठाने के लिए 20 बार सवाल कंपटीशन। ये जो 17 के बाद सवाल है ना, 17 से 21 तक,
23 तक 25 तक, वो तुम्हारे बोर्ड के लिए न उन बच्चों के लायक सवाल है, सिर्फ सीधा कंपटीशन टारगेट है। अब एक डेरिवेशन है, यही लाना था। अब किसी सवाल में आपको त्रिज्या दे देगा, अब दे तो दिया है इसी सवाल में सब कुछ। त्रिज्या दिया है 750, त्रिज्या दिया है, म्यू का मान दिया है 0.5 और थीटा दिया है 5 डिग्री, थीटा दिया है, सब डाटा भर दो और वी का मान निकाल लो, वो तो निकल जाएगा ना, सब मान डाल दो, वी का मान निकाल लो। हाँ, tan 5 डिग्री का मान उसमें किताब से देख लेना, tan 5 डिग्री का मान किताब से देखना, ट्रिग्नोमेट्री मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री पीछे टेबल होती है ना, साइन टेबल, कॉस टेबल, टैन टेबल, उसी टैन टेबल में जाना। ये थे हमारे सारे सवाल जो कि हो गए। अब और कोई सवाल बचा नहीं है? हाँ, उसमें दिया है ना, लेकिन तुम्हें सवाल में तो नहीं ना दिया है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को मतलब अगले दिन जब आना मंडे को तो ख़त्म करके आना है। नहीं ख़त्म करोगे अगला चैप्टर में प्रोसीड कर जाऊंगा। मतलब आप आओगे तो एक दिन का समय है, 10 तक अगर लग गया था तो 20 से लेकर 40 तक जितने सवाल हैं सारे लगा लेना। जो नहीं आए, मतलब 40वें तक अंतिम आना है तुम्हें, बस यही टास्क है। ख़त्म कर लोगे तो बता दूंगा, नहीं ख़त्म कर लोगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक। और एक्सरसाइज एकदम रद्दी है, कोई काम नहीं है। 2 ही ठो सूत्र हैं, V बराबर R ओमेगा, ओमेगा बराबर 2π/T और A बराबर V²/R। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई कहानी नहीं है, बस इसको छुए रहो, लगाए रहो। तो अभी वर्क एनर्जी पावर मंडे को उम्मीद करता हूँ शुरू हो जाएगा, उम्मीद नहीं करता हूँ, सोच के बैठा हूँ शुरू कर दूँगा। मंडे को वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए? हाँ, डाउट बताने में कितना समय लगेगा? तुम 20 पूछोगे तो 10 मिनट लगेगा, 20 पूछोगे तो 10 मिनट लगेगा, तो 10 के पहले, हाँ 10 के बाद बताऊंगा नहीं, 10 तक तो लग ही गया है, उसमें कोई मतलब नहीं है। 20 से लेकर, हाँ 20 में लग गया तो 20, 20, 40, हाँ 20 तक लग गया तो 20 ही बचा है तो 10 मिनट वैसे लगना है। 20 से 40 हम पूरा बताएंगे तो भी 10 ही मिनट लगेगा। कहो तो सैंपल दिखा दूँ, कहो तो थोड़ा जलवा थोड़ा दिखा दूँ, रुक दिखा देता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 100 में लगा तागा। 26 नंबर बताया, 26 नंबर पढ़। एक रस्सी अधिकतम 3.16, 26 नंबर किलोग्राम का तनाव सहन कर सकती है। इसके 1 मीटर लंबे टुकड़े पर 49 ग्राम का पत्थर बांधकर बताइए कितना अधिक से अधिक चक्कर घुमाया जाए कि रस्सी ना टूटे। रस्सी, ये रही रस्सी आपकी, घड़ी का समय भी देख लेना। रस्सी कितनी लंबी है? 1 मीटर। कितने किलो का पिंड बांधा है? 3.16। इस पे 3.16 किलोग्राम भार का तनाव सहन कर सकती है, T × G। इस पर पत्थर बांधा है 49 ग्राम का, ग्राम का बना लेगा। अधिकतम रफ्तार पूछे कै चक्कर पर सेकंड, कै चक्कर? तुमको पता है जो इसमें उत्पन्न होने वाला तनाव है वही तो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। F ही मेरा T होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? mr ओमेगा²। mv²/r नहीं लगे कि ओमेगा पूछा गया है, ओमेगा नहीं बल्कि तुमसे पूछा गया है n, तो ओमेगा बराबर 2πn का मुझसे n पूछा गया है। तो T का मान कितना दे रखा है? 3.16। G का मान कितना रखेंगे? 9.8। 9. यम कितना है? 49 ग्राम, 49 ग्राम का किलोग्राम। आर त्रिज्या कितनी है? 1। इसको लिखेंगे 4π², 4π और साथ में n²। n का मान हल करेंगे आएगा 4। चेक करो, आ गया? सड़क, एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, घर्षण गुणांक 0.5 है, तो कार को मोड़ने के पथ की त्रिज्या बताइए। tan थीटा बराबर v²/rg, v² तो tan थीटा बराबर v²/rg। तो म्यू का मान मेरे पास है, वेग है, क्यों जाओगे? बेवकूफ़ हो क्या? 1 नंबर के बैठो नहीं, कान के नीचे 2 हाथ देंगे तो फिर चले जाओगे। बायोलॉजी वालों को जाना है सिर्फ। कार सड़क के मोड़ को इतने वेग से पार करती है, घर्षण गुणांक दिया है, मुड़ने के पथ की त्रिज्या, मुड़ने के पथ की
त्रिज्या। तो tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। तुम्हारे पास सवाल नहीं है ना? म्यू की वैल्यू गिवन है 0.5, रफ्तार पता है 10, जी का मान है 10, करे मुड़ने के पथ की त्रिज्या, मुड़ने के पथ की त्रिज्या, मुड़ने के पथ की त्रिज्या पूछी गई है। क्या लगाइएगा आप यहाँ? यब बराबर यम वी स्क्वायर बाई आर, यम वी स्क्वायर बाई, और यहाँ यब बराबर म्यू आर, और आर बराबर एम ख़त्म, वी दिया, म्यू दिया, जी होता है, क्या चाहिए? चालू कर लेना बेटा, मंडे का जब आइएगा तो इसको ख़त्म करा लेंगे। 10 मिनट का काम होगा, मतलब संकल्प ले रखा है कि वर्क एनर्जी पावर मंडे को शुरू हो जाएगी जी। हाँ, शुरू भी होगी और आधा सफ़र पूरा भी करेगी, क्योंकि मात्र 2 लेक्चर में वर्क एनर्जी एंड पावर। हाँ बिल्कुल 100%।